नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार के अवसर पर तोपदड़ा विकास समिति की ओर से तोपदड़ा स्कूल के गार्डन में पौधारोपण व सावन महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व गणमान्यों ने पौधारोपण किया। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत आज श्रावण माह के प्रथम सोमवार के अवसर पर तोपदड़ा विकास समिति की ओर से तोपदड़ा स्कूल के गार्डन में पौधारोपण व सावन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व गणमान्यों ने पौधारोपण किया। गार्डन में सावन की रिमझिम में महिलाओं ने झूले खाए। कुर्सी प्रतियोगिता समेत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही गार्डन में महिलाएं लहरिया पहने सावन की हल्की फुल्की फुहार में नाचती गाती नजर आई। महिलाओं ने गार्डन में पौधारोपण किया। कार्यक्रम में महिलाओं व प्रतिभागियों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्थाएं की गई। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत तोपदड़ा स्कूल परिसर में 3000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें तोपदड़ा स्कूल आने वाले समय में हरा भरा स्कूल बनकर तैयार होगा। शेखावत ने सभी को सावन माह की बधाइयां दी। सावन के अवसर पर राजस्थान सरकार की पहल पर एक पेड़ मां के नाम लगाने के उपलक्ष्य में आज तोपदड़ा स्कूल में ये कार्यक्रम आयोजित किया है। साथ में सावन का महोत्सव भी है। यहाँ सारी महिलाएं खेलेगी, कूदेगी, झूलेंगी, खाएंगी, पिएंगी। ये सारी व्यवस्था यहाँ की जो तोपदड़ा की विकास समिति है उसके द्वारा किया जा रहा है। और जिस गार्डन में ये पौधारोपण किया गया है, ये जीतू अरोड़ा द्वारा अपने जन्मदिन पे इस गार्डन का निर्माण का कार्य इन्होंने किया था। और निश्चित तौर पर इस पूरे क्षेत्र के अंदर तोपदड़ा स्कूल के अंदर 3000 पेड़ लगाने का लक्ष्य लिया है और 3000 पेड़ इस स्कूल में लगेंगे। और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि सबसे हरियाला कोई स्कूल होगा तो ये तोपदड़ा स्कूल होगा। यहाँ सभी महिलाओं को सावन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ कि वो बहुत जमकर खेलें। झूले यहाँ पर खूब सारे लगाए हुए हैं, झूलों के साथ व्यंजन भी है, उसका भी आनंद लें, चाय पिएँ। और मौसम भी सुहाना है, रिमझिम बरसात भी आ रही है। आपसे पुनः निवेदन कि आप गरम गरम पकोड़े खाएं और चाय पिएं। धन्यवाद, नमस्कार। प्रोग्राम राजस्थान सरकार की पहल पे एक पेड़ मां के नाम के तहत तोपदड़ा विकास समिति द्वारा रखा गया है। सबका सहयोग है, सबके सहयोग से सब यहाँ पे जो वातावरण है, महिलाओं के लिए झूले वूले लगाना, सबके अलग अलग पकोड़े बनाना, चाय वाय, सब उनका फलारी का भी सारा इंतजाम है। ये सब पूरे विकास समिति द्वारा किया गया। कितनी महिलाओं ने भाग लिया होगा आज की तारीख? अभी तक तो 400-500 तो आपको दिख ही रही होंगी। देखो आप गार्डन में, और शाम तक ये कम से कम 1,500 से 2,000 महिला होंगी। इस सावन को देखते हुए किस प्रकार की थीम रखी महिलाओं की? जो महिलाओं की इच्छा थी सावन के अंदर रखने की कि हमारे लिए झूले लगवाओ, हमारे को यहाँ सावन का लहरिया का प्रोग्राम रखना है। जो भी प्रोग्राम हमने कहा आपकी इच्छा है, महिला खुद ही संभालेंगे अपना प्रोग्राम और उनकी इच्छा के अनुसार उनके ऊपर छोड़ दिया हमने। इसमें कोई महिलाओं से कोई एंट्री चार्ज लिया? नहीं, कोई चार्ज नहीं है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तोपदड़ा विकास समिति के द्वारा है। पहली बार आयोजित किया गया है ये पहली बार। ये गार्डन जब बना के दिया था, मेरे द्वारा बना के दिया गया ये गार्डन, तो महिलाओं की इच्छा थी कि भाई हमारे को एक बार गार्डन में तो बैठने दो, हमारे को पहला सावन तो बनाने दो। आम जन को क्या मैसेज देना चाहते हैं एक पेड़ मां के नाम के? एक पेड़ के ये देना चाहते हैं, जो महिलाएं हैं उनको कह रहे हैं कि जो आप घर पे भी लगाओ या इधर भी आके स्कूल में पेड़ लगाओ, उसका आके देख रेख करेंगे और आप लोग भी देख रेख करो। आज के चीफ गेस्ट कौन आए? चीफ गेस्ट हमारे सुरेंद्र सिंह जी शेखावत, डॉक्टर हर्षोलिया जी, डॉक्टर दुबे साहब। विकास समिति में लहरिया सेलिब्रेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम है। हमें लेडीज़ में आप देख ही रहे कितना उत्साह है और सब लहरिया पहन के आई है। हम यहाँ सब अभी गेम्स खेलेंगे और चाय पकौड़ों का मज़ा लेंगे और सब झूले झूलेंगे और सब ने खूब डांस करके एंजॉय कर रहे हैं। आज हम में बहुत उत्साह है कि पहली बार हमारे जीतू भैया की वजह से ये प्रोग्राम हमको देखने को मिल रहा है। और आज जिस तरह से उत्साह है, हम आगे भी चाह रहे हैं कि इस तरह के हम 5-7 प्रोग्राम साल में ऑर्गेनाइज करें। जीतू भैया अगर हमारे साथ रहेंगे तो हम महिलाएं आगे आ जाएंगी। आज किस प्रकार आप कार्यक्रम जो कर रहे हैं? आज सावन का महोत्सव भी है और आप लोग व्रत भी शिवालय में भी जा रहे हैं। आप लोग कैसा लग रहा है आप लोग आज? देखिए, जब अगर मन में उत्साह होता है तो सब मैनेज होता है। आज हमको पता जैसे ही चला कि आज यहाँ प्रोग्राम है तो हमने शिवालय मंदिर भी गए हैं, घर में पति बच्चों का खाना भी बनाया है, तैयार भी हुई और फटाफट यहाँ भी आई है। ये अपने आप व्रत भी रखा है। अब व्रत यहाँ सबके साथ अभी सब एंजॉय करके खोलेंगे। नाम आपका?
अपेक्षा ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही बहुप्रतीक्षित परियोजना अपेक्षा इको सिटी का भव्य शुभारंभ समारोह अराई में धूमधाम से आयोजित किया गया। समारोह में शहर के कई गणमान्य अतिथियों, निवेशकों, उद्यमियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में इको फ्रेंडली सोच, आधुनिक जीवन शैली और हरियाली से भरपूर भविष्य की झलक दिखाई गई। अपेक्षा ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही बहुप्रतीक्षित परियोजना अपेक्षा इको सिटी का भव्य शुभारंभ समारोह अराई में धूमधाम से आयोजित किया गया। समारोह में आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी, अ यूनिट ऑफ बी.आर. शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और अपेक्षा आर्यभट्ट ग्रुप के निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री और डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री, सीधे एडवर्टाइजमेंट के चेयरमैन कमल वाधवा के साथ ही शहर के कई गणमान्य अतिथियों, निवेशकों, उद्यमियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में इको फ्रेंडली सोच, आधुनिक जीवन शैली और हरियाली से भरपूर भविष्य की झलक दिखाई गई। उद्घाटन समारोह के पश्चात अपेक्षा ग्रुप के प्रतिनिधियों ने परियोजना की विशेषताओं को विस्तार से बताया। अपेक्षा इको सिटी न केवल एक रिहायशी योजना है, बल्कि ये एक हरित और आत्मनिर्भर जीवन शैली को समर्पित पहल है, जहां आधुनिक सुविधाएं, स्वच्छ परिवेश और सतत विकास का समावेश है। अपेक्षा ग्रुप द्वारा इस परियोजना में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संवेदनशील निर्माण, सोलर एनर्जी आधारित सुविधाएं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष ओपन स्पेस वर्षा जल संचयन और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट सिक्योरिटी और सड़कों का सुचारू नेटवर्क है। अपेक्षा ग्रुप के चेयरमैन मनोज अग्रवाल ने कहा कि हम केवल एक रिहायशी योजना नहीं बना रहे हैं, हम एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जहां आने वाली पीढ़ियां गर्व से जी सके। लॉन्चिंग समारोह के दिन प्लॉट की बुकिंग करवाने वाले निवेशकों को आकर्षक उपहार भी प्रदान किए गए। साथ ही आगंतुकों को साइट विजिट भी करवाई गई, जिसमें लोगों ने योजना की खूबसूरती और सुविधाओं की सराहना की। अपेक्षा इको सिटी न केवल किशनगढ़ अराई क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगी, बल्कि एक स्वस्थ, सुरक्षित और आधुनिक जीवन शैली का नया मानक भी स्थापित करेगी। अजमेर, किशनगढ़, गोवा और सीतापुर में काम करता है। अभी हम लोग किशनगढ़ के लिए एक टाउनशिप लेके आए हैं, तो काफ़ी पोटेंशियल एरिया है। ये जो चेतन सिंह जी एंड भीम सिंह जी दोनों ने बुकिंग कंफर्म कर ली है। प्लॉट नंबर 830 और हमारे यहाँ करीब 100 बीघा की टाउनशिप प्रपोज कर रहा है, जिसको यहाँ से लोकल अप्रूवल मिल चुकी है। आज के डेट में यहाँ पर बैंक लोन अवेलेबल है, डेवलपमेंट्स अवेलेबल है, हाई क्लास इसका नाम इको सिटी हमने रखा है। सर, लगातार अपेक्षा ग्रुप जो है वो विस्तार करता जा रहा है। मेट्रो सिटीज के साथ में किशनगढ़ जैसे छोटे एरिया की बात करें, टाउन की बात करें, तो वहाँ भी टाउनशिप डेवलप हो रही है। आगे का फ्यूचर के विजन की हम बात करें अपेक्षा ग्रुप की, तो वो क्या है? फ्यूचर ग्रुप फ्यूचर विजन अपेक्षा ग्रुप की यही है कि अभी जैसे हम लोग जो राजस्थान के अंदर अपना नेटवर्क बना रहे थे, राजस्थान के जो एक कैटेगरी सिटीज हैं, साथ साथ बी कैटेगरी सिटीज हैं, इन लोगों बी कैटेगरी सिटीज से भी उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर भी एक प्लांट डेवलपमेंट पसंद कर रहे हैं, इसलिए सारे जो डेवलपर्स हैं बी कैटेगरी सिटीज के जैसे कि आपको पता होगा, अपेक्षा सिटी के बारे में जो अजमेर में एक 300 टाउनशिप है, जो किशनगढ़ में किशनगढ़ है, सेम मिशन के साथ किशनगढ़ में है, और हम लोग वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा अपेक्षा सिटी की जैसे अपेक्षा सिटी और उतनी बड़ी टाउनशिप। मैम, अजमेर, जयपुर और गोवा जैसी बड़ी सिटीज़ के अंदर अपेक्षा अभी तक अपना, और आज किशनगढ़ के अंदर एक छोटी बात करें तो किशनगढ़ इतना विस्तार एरिया नहीं है, मगर यहाँ अपेक्षा ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो फ्यूचर का क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट प्लान है? जैसे अजमेर और किशनगढ़ जैसी जगहों में इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छोटी सिटीज़ में जो प्रोस्पेक्ट होगा, जो ग्रोथ पावर होगी, कंपेयर नहीं कर सकते बड़ी सिटीज़, इसलिए हम लोग छोटी सिटीज़ में जैसे अजमेर, किशनगढ़ में भी हम बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करने का अभी इको सिटी का आज का जो लॉन्चिंग प्रोग्राम था मैम, क्या रेस्पॉन्स रहा है इस प्रोग्राम का? अभी तक हमारे पास
सिरोही के माउंट आबू में पत्रकार हरिपाल सिंह पर नगर परिषद के निलंबित कर्मचारी द्वारा किए गए प्राण घातक हमले के विरोध में पत्रकार संघ IFWJ, श्री राजपूत करनी सेना व सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ को सौंपा। सिरोही के माउंट आबू में पत्रकार हरिपाल सिंह पर नगर परिषद के निलंबित कर्मचारियों द्वारा किए गए प्राणघातक हमले के विरोध में पत्रकार संघ IFWJ, श्री राजपूत करनी सेना व सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ को सौंपा। श्री राजपूत करनी सेना पूर्व प्रदेश महासचिव व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश संगठन मंत्री दशरथ सिंह सकराई ने कहा कि पत्रकार के साथ मारपीट बेहद निंदनीय है। पत्रकार पर हुए हमले ने देश के चौथे स्तंभ को झकझोर दिया है। लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा आघात है। पत्रकार समुदाय के हितों की रक्षा में आमजन को आगे आकर लड़ाई लड़नी चाहिए। IFWJ के जिला अध्यक्ष आनंद शर्मा ने कहा कि संवाददाता हरिपाल सिंह उकरड़ा नगर पालिका अधिकारी का पक्ष जानने के उद्देश्य से माउंट आबू नगर पालिका कार्यालय पहुंचे थे। निलंबित सफाई निरीक्षक श्याम जड़वा, सफाई निरीक्षक प्रवीण राजपुरोहित, सफाई कर्मी विक्रम चौहान ने एक राय होकर संवाददाता पर जानलेवा हमला किया। पत्रकार समुदाय सहित आमजन में इस घटना को लेकर बड़ा आक्रोश है। ज्ञापन में बताया गया कि हरिपाल सिंह द्वारा पूर्व में तीनों कार्मिकों की कार्यशैली में लापरवाही तथा सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को लेकर प्रकाशित खबरों के बाद ही विभागीय जांच में तीनों को निलंबित किया गया था। इस घटना की पूर्व नियोजित प्रतिशोधनात्मक कार्रवाई है। पत्रकार हितों में तीनों आरोपी कार्मिकों को बर्खास्त कर तत्काल गिरफ्तार किया जाए। बिना सक्षम स्वीकृति की मुख्यालय छोड़कर माउंट आबू आकर घटना कारित करने वाले कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाए। प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाने की मांग की है। ज्ञापन में चेताया गया कि आरोपियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो IFWJ राजस्थान पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन, विरोध प्रदर्शन और विधानसभा घेराव करने के लिए बाध्य होगा। आज हमने मुख्यमंत्री महोदय को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन दिया कि वहाँ सिरोही में माउंट आबू में एक पत्रकार के साथ जो उन्होंने एक ईमानदार और अपनी कर्मठता से कार्य करके और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ जो छापा, उसके विरुद्ध में उन भ्रष्ट आदमियों ने उनके निलंबित होने के बाद उनके साथ मारपीट करी। उसका अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा घोर विरोध करती है और अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो हम उसको जिला लेवल से आगे बढ़ा के राजस्थान लेवल पर और पूरे सभी राजस्थान स्तर पर आंदोलन करेंगे। और मैं भजनलाल जी मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आप यूपी सरकार की तरह, योगी सरकार की तरह काम करें, न कि इन भ्रष्ट अफसरों को और इन बदमाशों को आश्वासन दे या इनको शरण दे। वहाँ आदमी क्राइम करने से पहले 3 बार सोचता है कि योगी साहब बैठे हुए। तो भजनलाल जी, ये कुछ समय है आपका बचा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस समय को अपनी सहृदयता से नहीं लें और इन बदमाशों के, भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ आपका खौफ पैदा करें। हमारे एक गांव में एक बहुत अच्छे पंडित थे, कई वर्षों तक उन्होंने मतलब उनकी साधना करी है, लेकिन गांव वाले उनकी कोई मानते नहीं थे, इज्जत नहीं करते थे और वो बहुत मतलब संस्कार पे अपना भाषण वगैरह देते थे। एक दिन हमारे चश्मदीद गवाम बैठे थे और गुरुजी संस्कार पे अपना भाषण दे रहे थे, तो एक कौवा निकला और उसने बीट कर दी गुरुजी के हाथ पे। तो गांव वालों ने की, गुरुजी यार आप हमेशा ही कुछ करते हो, तो आप कुछ अपना रुख आक्रामक रखो। तो गुरुजी ने अपनी दृष्टि ऊपर उस कौवे पे डाली तो कौवा भस्म हो गया। उसके बाद उन गुरुजी की तरफ, आंख की तरफ कोई गांव वाले आंख नहीं मिलाते, चरणों की तरफ ही देखते हैं। तो जैसे योगी साहब की तरफ देखते हैं, तो भजनलाल जी, मेरा ये निवेदन है आप योगी सरकार की तरह इस राजस्थान में भी इन बदमाशों, भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ अपना खौफ पैदा करें ताकि आम जनता आपसे खुश रहे। और 80% जनता, दोबारा अगर आप ये समझते हो कि मेरे वोट नाराज हो जाएंगे, लेकिन 80% जनता, अगर 80% जनता आपके सहयोग में रहेगी और दोबारा अगर आप चुनाव में आओगे तो ये बदमाश भले ही आपको फेवर नहीं करे, लेकिन आम जनता कहेगी अगेन भजनलाल जी, दोबारा भजनलाल जी। आम आदमी के लिए आपको सहयोग करना है।
यज्ञ प्रताप सिंह श्री राजपूत करनी सेना के तहत हमने आज यहाँ पे ज्ञापन दिया। मुख्य मांग यही है कि जो हमारे पत्रकार बंधु हरपाल सिंह जी के साथ जो मारपीट हुई कार्यालय के अंदर, उसकी हमने घोर निंदा करी और हम पत्रकार संघ और पत्रकारों के साथ खड़े हैं। हमारा पूरा संगठन, जो भी पत्रकार और पत्रकार संघों का जो भी आगे निर्णय होगा, चाहे सड़क पे उतरना हो, चाहे राजस्थान बंद कराना हो, चाहे कुछ भी, हम हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ खड़े हैं। टाबू नगर पालिका में पत्रकार हरपाल सिंह जी के साथ जो मारपीट की गई और उनकी खबर से जो कर्मचारी निलंबित हुए, ये तो एक सही बात है कि एक पत्रकार सही खबर लिखता और उसको बाद में जब मैनेज नहीं होता तो मारपीट की जाती है। कई बार सरकार ने भी कहा है कि हम पत्रकार हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन आज तक हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। हर बार पत्रकार कहीं पे भी जाता तो उपेक्षित महसूस करता है। सरकार से हमारी इतनी सी मांग है कि एक पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, जैसे वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून बना। नर्सिंग अधिकारी भी अपनी जगह लड़ाई लड़ते हैं कई बार जब उनके साथ भी घटना होती है, क्योंकि जो भी फील्ड में काम करता है उसके साथ घटना कभी भी घटित हो सकती है। इसके लिए अब सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें पत्रकार, वकील, अपने मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग कर्मचारी, ये सब सुरक्षित हो। अगर जब कर्मचारी और काम करने वाले लोग ही सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर सरकार चौथे स्तंभ की रक्षा कैसे कर पाएगी। इसके लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है एडीएम सिटी साहब को। जिला कलेक्टर साहब मौजूद नहीं थे और हमारी मांग यही है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत रामेश्वरम में मदुरई तीर्थ धाम के लिए आज सोमवार को अजमेर से स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत रामेश्वर व मदुरई तीर्थ धाम के लिए आज सोमवार को अजमेर से स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चौधरी ने ट्रेन में सवार तीर्थ यात्रियों से मुलाकात कर उन्हें यात्रा की शुभकामनाएं दी। सांसद ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भजनलाल सरकार की ओर से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी ट्रेन में धार्मिक यात्रा करवाई जा रही है। इस यात्रा में अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक जिलों के विभिन्न शहरों से करीब 780 तीर्थ यात्री शामिल हैं। संभवतः पहली बार 3 पीढ़ियां एक साथ धार्मिक यात्रा पर गई है। वहीं तीर्थ यात्रियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सावन के पवित्र माह में भगवान शिव के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब के उन्होंने आह्वान किया है कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वो यात्रा पे जाएं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में यात्रा एक जीवन की महत्वपूर्ण एक कड़ी होती है और यात्रा करके हर व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। तो आज ये यात्रा यहाँ अजमेर से 780 यात्री यहाँ से रामेश्वरम और मदुरई यात्रा पे जा रहे हैं। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनकी यात्रा खुशहाल हो, किसी तरह का वेदना नहीं हो और यही सकुशल यात्रा करके वापस आए और अपनी जीवन का एक अलग से यात्रा का अनुभव होता है वो यात्रा करके आए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये स्वस्थ रहे और बिल्कुल यात्रा सुखद यात्रा हो। भारत और राजस्थान सरकार के सहयोग से जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना बनाई है, इसका सभी वरिष्ठ नागरिकों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। लोगों के जो कभी तीर्थ नहीं कर सकते थे, एज के हिसाब से, परिवार के आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से, उन सभी लोगों को ये बहुत सुअवसर दिया है और बहुत अच्छी व्यवस्था की है। पहले जो लोग गए थे उन्होंने भी हमारे को बहुत प्रोत्साहित किया है कि सुविधाएं वगैरह सब बहुत अच्छी है, आपको इस यात्रा में जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि आपको भी जब भी सरकार फार्म भराए तो यह फार्म जरूर भरना चाहिए और यात्रा का लाभ उठाना चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me.
and sugar. This black rice has a very unique flavor. श्रावण मास के पहले सोमवार के शुभ अवसर पर अजमेर के अर्धचंद्रेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक व सहस्त्र धारा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम पंडित संतोष जी महाराज के सानिध्य में अजमेर उत्तर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता के नेतृत्व में रलावता परिवार की ओर से आयोजित हुआ। श्रावण मास के पहले सोमवार के शुभ अवसर पर अजमेर के अर्धचंद्रेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक व सहस्त्र धारा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम पंडित संतोष जी महाराज के सानिध्य में अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता के नेतृत्व में रलावता परिवार की ओर से आयोजित हुआ। रलावता परिवार की ओर से बाबा भोले का अनुष्ठान कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक, सहस्त्र धारा और शिव अभिषेक के कार्यक्रम के बाद रलावता परिवार के साथ ही शहर के कई भक्तों ने व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। अजमेर उत्तर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता ने कहा कि श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर जगत रचयिता भगवान शिव की पंडित संतोष जी महाराज के सानिध्य में पूजा अर्चना की गई। रुद्राभिषेक व सहस्त्र धारा के साथ भगवान का अभिषेक कर शहर की जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना की गई। सृष्टि के रचयिता भगवान शिव शिवानंद की आज श्रावण मास के इस मौके के ऊपर अजमेर के प्रख्यात पंडित संतोष जी महाराज के सानिध्य के अंदर रुद्र अभिषेक प्राचीन ऐतिहासिक अर्धचंद्रेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण के अंदर आज जो अरदास की है कि मेरे अजमेर के अंदर तमाम लोगों के घरों के अंदर सुख समृद्धि आए, मान सम्मान बढ़े, अजमेर की यश कीर्ति के साथ साथ जितने यहाँ के निवासी हैं आज भगवान शिव उनके ऊपर तमाम लोगों में अपनी कृपा दृष्टि बने रखे, मेरे परिवार के ऊपर भी आपकी कृपा दृष्टि बन के रहे और मेरा अजमेर ऐसे ही रहे। और जो सृष्टि के रचयिता का पहला दिन एक आनंद का दिन है, अभिभूति का दिन है और हम तमाम लोगों ने उमंग के साथ आज आपकी अरदास की है। और मैं आज इस मौके के ऊपर एक ही बात कहना चाहूँगा कि शिव भगवान भोले भंडारी हैं, हर हर महादेव। आप जय अर्धचंद्रेश्वर महादेव की मेरे परिवार पे, मेरे पूरे अजमेर शहर पे, मेरे देश पे, मेरे राजस्थान के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और सनातन धर्म का ऐसे ही जय जयकार हो। गांव सराधना के ग्रामीण पानी की आपूर्ति के लिए क्षेत्र में नई पाइपलाइन बिछवाने को लेकर अजमेर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और कलेक्टर लोकबंधु को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। गांव सराधना के ग्रामीण पानी की आपूर्ति के लिए क्षेत्र में नई पाइपलाइन बिछवाने को लेकर अजमेर कलेक्टर परिसर में पहुंचे और कलेक्टर लोकबंधु को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। राजीव नगर रेगरान मोहल्ला के ग्रामीणों का कहना है कि पूरा क्षेत्र पिछले 5 से 6 सालों से पानी की समस्या से जूझ रहा है। पीने के पानी के लिए सराधना पुलिस चौकी, दुमाड़ा चौराहा, ट्यूबवेल आदि जगहों के साथ ही कई बार क्षेत्र से दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। क्षेत्र में कई घर ऐसे भी हैं जिनके कई दिनों से पानी नहीं आया है। पूरा गांव पानी की समस्या से त्रस्त है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या के बारे में पूर्व में सराधना पंचायत, जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है। बावजूद इसके आज दिन तक पानी की समस्या का निवारण नहीं निकला है। पीने के पानी की इसी समस्याओं को लेकर सराधना गांव के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में नई पाइपलाइन डलवाने की मांग की है। ये समस्या जल आपूर्ति की समस्या है। आज 10 सालों से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं है कि पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है,
सप्लाई वालों को भी बोला, आज कलेक्टेड में भी तीसरी बार अवगत कराया है। हमने PhD विभाग में भी इसका मतलब ज्ञापन दिया था, पर उस चीज़ का आश्वासन दिया जाता है पर काम नहीं हो पा रहा सर। उस चीज़ की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से समस्या उत्पन्न हो रही है। कहाँ का मामला है अब? जी, हम मतलब श्राद्धा गांव से है, हमारे सरपंच श्री हरिकृष्ण जी जाट हैं। हमने सरपंच जी को भी अवगत कराया, हमने रात्रि चौपाल में भी 3 से 4 बार मतलब एप्लीकेशन दी थी, पर हमारा सर काम नहीं हो पा रहा है। पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। चलो अभी तो पानी यहाँ पर गर्मियों में इतनी समस्या बढ़ जाती है कि मैं पानी लेने के लिए मतलब दूर दूर दराज खेतों में ट्यूबवेलों में जाना पड़ता है डब्बे ले लेके। गड्ढों और कीचड़ से भरी सड़कों से निकलना लोगों के लिए रोज की चुनौती बन गया है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से समस्या के निवारण की गुहार लगाई। अजमेर नगर निगम के वार्ड 41 में सीवरेज कार्य और मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से आमजन भारी परेशानियों का सामना कर रहा है। गड्ढों और कीचड़ से भरी सड़कों से निकलना लोगों के लिए रोज की चुनौती बन चुका है। क्षेत्र के बच्चे बुजुर्गों का बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो रखी है। पार्षद का आरोप है कि वह क्षेत्र की बदहाली को लेकर लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि प्रशासन अब तक कानों में रुई डाले बैठा है। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि नगर निगम की ओर से बारिश को देखते हुए सीवरेज के काम में कुछ वक्त विराम देने के आदेश दिए थे, परंतु क्षेत्र में अनवरत सीवरेज का काम चालू है, जिससे क्षेत्रवासियों को समस्याओं की दोहरी मार पड़ रही है। सीवरेज का काम जिस गली में चल रहा है वहां पानी की पाइपलाइन पहले से बिछी हुई है। लोगों का आरोप है कि सीवरेज लाइन पानी की पाइपलाइन के ऊपर ही डाली जा रही है और आने वाले समय में गैस लाइन भी इसी के ऊपर डाली जाएगी, जिससे बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा हो सकता है। मौखिक, लिखित ज्ञापन हर तरीके से प्रशासन को समस्याओं से अवगत करवाया जा चुका है, बावजूद इसके क्षेत्रवासियों को राहत नहीं मिल रही है, जिससे परेशान होकर वार्ड वासियों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की गुहार लगाई है। हमारे वार्ड नंबर 41 में जॉन्सगंज के अंदर मुख्य सड़क के अंदर इतने अनगिनत गड्ढे हो रहे हैं। मुख्य सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखी है। उसके बाद भी नगर निगम ने आज अखबार में भी आज प्रकाशित हुआ है, जिसके अंदर ये कहा है कि बारिश कहीं पे भी सीवरेज का कार्य नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कि यही जॉन्सगंज के अंदर आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी गली है, यहाँ पे सीवरेज का काम अनवरत चल रहा है। तो मैं प्रशासन से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप आएँ, हमारे वार्ड में 2-3 घंटे बिताएं। हम आपके लिए भोजन पानी सभी की व्यवस्था रखेंगे। और मैं सभी प्रशासन के अधिकारियों से ये विनती करती हूँ कि आप सब आएँ हमारे वार्ड के अंदर, 2-3 घंटे ज़रा बिताएं और हर गली का मौका मुआयना करें कि किस तरह से दूभर हो गया है लोगों का यहाँ पर रहना। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने जबकि प्रशासन को मौखिक लिखित रूप से ज्ञापन के द्वारा भी हमने हर तरीके से अपनी वार्ड की जो समस्या हमको पहुंचाया है कि किस तरह से गड्ढों में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग गिर रहे हैं, उसमें गड्ढों में पानी भर रहा है, गाड़ियां टूट रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो प्रशासन कब जागेगा? मैं बस यही आप सभी से सवाल चाहती हूँ। वार्ड 41 की जो सड़कों का जो मेन रोड है जॉन अपने वहाँ से रेलवे फाटक जॉन्सगंज से लेके ठेठ गड्डी मालियान तक की स्थिति ये है कि जब भी बरसात आती है कम से कम 2-2 फुट जो है, नाले में तो पानी जाता नहीं है, सड़कों के ऊपर बहता है। वहाँ कम से कम 2-2 फुट के गड्ढे हो रहे हैं। यहाँ से हमने जो सुविधाएं दे रखी है, मोक्षधाम के अंदर शव यात्रा वाहन है, आरती का सामान, मोबाइल सेवा दे रखी है। अब ये आदमी हमको कॉल करता है, हम वहाँ जाते हैं तो जाएँ कैसे? कि सड़कों की हालत ये है कि गाड़ी कई बार हमारी गाड़ी पानी के अंदर खड़ी हो जाती है, गड्ढों में फट जाती है। और सीवरेज वालों ने ऐसा खोद कर रख रखा है कि इन्होंने बराबर उसको पाटा भी नहीं है और मतलब वहाँ से मिट्टी बह गई और गड्ढे हो गए। तो शुरू से सर यही हालत है या इस साल ये देखने को मिल रहा है सब कुछ? कार्यक्रम तो मतलब 2-3 साल से ऐसा ही चल रहा है, लेकिन जब से ये सीवरेज वालों ने खुदाई चालू करी ये किसी की बात की नहीं सुनते। इन्होंने तो गड्ढा करा और मतलब अगर आगे चले गए। 1-1 महीने तक रोड बंद रखा है इन्होंने गड्डी मालियान की। आप पहले भी सुनी होगी इस मामले में, 1 महीने तक गड्डी को खोद कर पटक दिया। जॉन्सगंज वाला रोड की हालत ये है कि हम साइकिल वाला भी मतलब सुरक्षित नहीं चल सकता है, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की तो बात अलग होती है। और दुनिया भर के अतिक्रमण कर रहे के लोगों ने बाहर निकल के चबूतरों पर रैम्प बना रखे हैं। मतलब जो 60 फीट का रोड है उसको 20 फुट पर कन्वर्ट कर दिया। अब एक गाड़ी सामने से आ जाती, दूसरी गाड़ी निकल ही नहीं सकती है। तो हम तो यही कहेंगे कि मतलब ये सबसे पहले सड़क बनने से पूर्व, जब भी बने बारिश के बाद में, तो पहले सबसे पहले ये अतिक्रमण हटाया जाए, जिससे ये रोड भी चौड़ा और आने जाने वाले हर पे मेन रोड है। ये मोक्षधाम का भी मेन रोड है और आपके गड्डी मालियान, सुभाष नगर, नारीशाला, ये सारे के सारे मेन रोड के ऊपर से निकलते हुए जाते हैं।
और आमजन इतना हो गया, यहाँ बस्ती बढ़ रही है, घट नहीं रही है। मैं वार्ड 41 का नागरिक, यहाँ पर सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज से पूरे शहर की हालत खराब है, खास करके वार्ड 41 में सीवरेज वालों ने जीना भी कर दिया वार्ड 41 का, खोद के चल जाते हैं। हमारे पार्षद महोदय ने 50 बार 1000 रुपये लिख के दे दिया अजमेर के हर अधिकारी को, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, वरना उनकी कोई नहीं सुन रहा, तो हमारी कहाँ सुनेगा बताओ। वार्ड 41 में एक बार खुद प्रशासन आके देखे यहाँ पर, कि रह के देखे आके कि क्या हालत हो रहे हैं यहाँ पर। अभी बारिश का मौसम है, जल व्यवहार है, लोग बाग जाते हैं, गिरते हैं, पूरी सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज वालों ने जीना आराम कर दिया है और हमारा जो रोड है वो पूरा टूटा पड़ा है। पार्षद महोदय ने 50-100 बार लिख दिया, 100 बार, उनकी नहीं सुन रहा है कोई, तो हम आम नागरिक हमारी कहाँ से कोई सुने। पुष्कर कस्बे में सोमवार दोपहर करीब 12:30 पर विद्युत विभाग कार्यालय के सामने स्थित गुजरों की ढाणी में खुदाई के दौरान कोई अचानक धंस गई। हादसे में मजदूर करीब 20 फीट गहरी रेत में दब गया। प्रशासनिक टीम लगातार रेस्क्यू अभियान में लगी है। पुष्कर कस्बे में सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे विद्युत विभाग कार्यालय के सामने स्थित गुर्जरों की ढाणी में खुदाई के दौरान कोई अचानक धंस गई। हादसे में मजदूर करीब 20 फीट गहरी रेत में दब गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार शंकर कुमावत कुएं की खुदाई कर रहा था, तभी रेत की मोटी परत अचानक उसकी ऊपर गिरती चली गई। वह खुद को संभाल भी नहीं सका और नीचे दबता चला गया। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने तुरंत जेसीबी मशीन मंगवाकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा रही। लोग शंकर की सलामती की दुआ करते रहे। थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम लगातार रेस्क्यू अभियान में लगी है। हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अभी रेस्क्यू अभियान जारी है। होटल के पीछे वहाँ पे एक मजदूर था जो कुएं खुदाई कर रहा था, तो उसमें वो कुएं के पास में एक बेरा था, पुराना, काफी वर्ष पुराना बेरा था, तो उसका ढावा पड़ने की वजह से वो कुएं ले गई। अभी एक जो मजदूर है वो भी अंदर दबा हुआ है। जेसीबी द्वारा, प्रशासन द्वारा कार्य जारी है, उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति था ये कौन था, कहाँ का रहने वाला? ये सर्वेसर कॉलोनी निवासी शंकर लाल कुमार। सामाजिक एवं जन कल्याणकारी सेवा कार्यों में अग्रणी सामाजिक संगठन भारत विकास परिषद राजस्थान प्रांत की सत्र 2025-26 की द्वितीय प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक रविवार को पुष्कर में विधिवत रूप से संपन्न हुई। सामाजिक एवं जन कल्याणकारी सेवा कार्यों में अग्रणी सामाजिक संगठन भारत विकास परिषद राजस्थान प्रांत की सत्र 2025-26 की द्वितीय प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक रविवार को पुष्कर में विधिवत रूप से संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी ने की। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में राष्ट्रीय सह संयोजक मुकुंद सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। बैठक का शुभारंभ मां भारती एवं युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित करके और वंदे मातरम गायन के साथ हुआ। तत्पश्चात बैठक में मुख्य बिंदुओं पर विस्तृत विचार विमर्श एवं निर्णय लिए गए। प्रथम प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। प्रांतीय वित्त सचिव अमित सोनी ने वित्तीय स्थिति का त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रत्येक शाखा प्रभारी ने अपनी शाखा की गतिविधियों का त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा कर रणनीति तय की गई। गतिविधि संयोजकों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों की उपलब्धियों व आगामी योजनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रांतीय संगठन सचिव ने शाखाओं की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रांतीय महासचिव ने समग्र त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए संगठन की प्रगति पर प्रकाश डाला। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत की द्वितीय प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिनांक 13 जुलाई 2025 को अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी सोमानी ने की। पर्यवेक्षक के रूप में राष्ट्रीय सह संयोजक पर्यावरण श्री मुकुंद सिंह जी राठौड़ उपस्थित थे। बैठक में भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत की विभिन्न शाखाओं द्वारा विगत 3 माह में संपादित किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। साथ ही आगामी 3 माह में भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित किए जाने वाले
विभिन्न संस्कार प्रकल्पों पर चर्चा की गई। बैठक में भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत की प्रांतीय कार्यकारिणी के सभी दायित्वधारी उपस्थित थे। बैठक का आयोजन भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत की उत्कर्ष। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।